हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। आज की वीडियो हम जो नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। लास्ट हमने बात किया था रदरफोर्ड मॉडल पे, बात कर ली थी, उसके ड्रॉबैक्स पे हमने बात कर ली थी। फिर हमने कुछ टर्म्स भी पढ़ी थी, जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इस तरीके की हमने टर्म्स पढ़ ली थी। आज जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो रदरफोर्ड मॉडल में जो ड्रॉबैक्स थे, जो कमियां थी, उनको जिसने पूरा किया और उन्होंने क्या मॉडल दिया, जो हम उसकी बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया, आज का टॉपिक हमारा वो रहेगा। तो इनके पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। तो इनका पहला पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन या हम कहें एटम हैज अ सेंटर पॉजिटिव पार्ट called nucleus and electrons are revolving around the nucleus in a fixed circular path। इनका पहला पोस्टुलेट ये था कि एक एटम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है वो पॉजिटिवली पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। लेकिन देखो, ये बात तो रदरफोर्ड ने भी बताई थी। इन्होंने फर्क जो रखा वो रखा फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ पे। उन्होंने जस्ट इतना क्या, इन्होंने कहा फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। फिक्स्ड क्या क्या होगा यहाँ पे उस सर्कुलर पाथ की रेडियस फिक्स्ड होगी और उस सर्कुलर पाथ की एनर्जी भी फिक्स होगी, कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो एक फिक्स एनर्जी वाले और फिक्स रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे डिपेंड, सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। अब जो ये सर्कुलर पाथ थे, इन्होंने इनका नाम दिया ऑर्बिट्स। क्या नाम दिया इन्होंने? सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं या फिर बोलते हैं शेल्स। तो शेल की जो टर्म्स आई और ऑर्बिट की जो टर्म आई वो किसने दी थी? नील बोर ने दी थी। तो इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, शेल कहते हैं। उसकी रेडियस भी फिक्स होती है और उसकी एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स होती है। ये पहला उन्होंने पोस्टुलेट दिया। अच्छा, अब क्या होता है, एनर्जी फिक्स है, इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे अगर हम बात करें एटम की, तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये सर्कुलर पाथ्स है और इन सर्कुलर पाथ्स की एनर्जी और रेडियस क्या है, फिक्स है। अब इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ रिवॉल्व करेगा या फिर इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा या फिर इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। तो इनका जो सेकंड पोस्टुलेट था वो क्या था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, आपको उसी सर्कुलर पाथ में मिलेगी जहां पे जिस सर्कुलर पाथ का एंगुलर मोमेंटम L = mvr इसको फॉलो करेगा। यानी कि इस रूल को जो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा वही इलेक्ट्रॉन होगा। mvr, m क्या हो गया, मास हो गया, v क्या हो गया, वेलोसिटी होगी। और या सॉरी, mvr की बजाय हम कह सकते हैं कि mvr जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, nh/2π। यानी कि अगर एंगुलर मोमेंटम किसका इंटीग्रल होगा, h/2π का, कि वही सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन होगा, जो सर्कुलर पाथ की जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसका इंटीग्रल होगा, h/2π का। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि इन सर्कुलर पाथ का एंगुलर मोमेंटम क्या क्या हो सकता है, 1h/2π, 2h/2π,
3h/2 इस तरीके से होगा। जैसे ये पहला है, इसका क्या होगा, n की वैल्यू क्या थी, n इक्वल्स टू क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर नंबर ऑफ शेल, यानी कि अगर n इक्वल्स टू 1 है दैट मीन्स फर्स्ट शेल, इसको डिनोट करते हैं हम k से। n इक्वल्स टू 2 है तो ये होता है l, और n इक्वल्स टू 3 है यानी कि थर्ड शेल, इसको हम कहते हैं m। इस तरीके से डिनोट किए गए। जो पहला शेल है उसको क्या कहा गया, k शेल, दूसरा शेल है उसको क्या कहा गया, l शेल, और तीसरा शेल है उसको क्या कहा गया, m शेल। तो इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ है फिक्स एनर्जी के, उसको ऑर्बिट का, कि वो कौन से ऑर्बिट पॉसिबल है या कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ये डिपेंड करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इन्होंने क्या बताया, NH/2π। n यहाँ पे क्या था, n था यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4, यानी कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम होगा 1.5 इंटू h/2π। 1 के बाद सीधा क्या आएगा 2, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन k शेल में है तो k शेल से कहाँ जाएगा, सीधा l शेल ही बनता है, बीच में किसी भी प्रकार का कोई ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ नहीं होता। रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने सीधा बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में पाए जाते हैं। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कोई भी सर्कुलर पाथ। लेकिन नील बोर ने क्या बताया, भी कोई भी सर्कुलर पाथ नहीं, वो सर्कुलर पाथ जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, NH/2π, वही उसी सर्कुलर पाथ में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो पहला तो इन्होंने क्या बता दिया कि सर्कुलर पाथ फिक्स्ड एनर्जी फिक्स्ड मास के होंगे, और सर्कुलर पाथ कौन से अवेलेबल होंगे, जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, NH/2π होगा। सेकंड बात इन्होंने ये बताई, ठीक है, ये सेकंड पोस्टुलेट हो गया कि एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, NH/2π। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, ये सब आप फिजिक्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो हमारे पास देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है mvr। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, NH/2π, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इससे हम काफ़ी सारे फॉर्मूले डेराइव करेंगे। तो अब तक हमने सेकंड पोस्टुलेट में ये एक फॉर्मूला पढ़ लिया, mvr इक्वल्स टू NH/2π, किसके लिए, सर्कुलर पाथ के लिए। अब देखो तीसरा पोस्टुलेट क्या बताया उन्होंने, तीसरा पोस्टुलेट बताया कि हमने क्या कहा है, देखो एक रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी, वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। याद करो जो मैंने समझाया था कि स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कि मैक्सवेल ने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करते 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 कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फिर इसकी स्टेबिलिटी कहाँ रही, है ना। तो अब इसमें इसका इलाज कैसे बताया नील बोर ने, नील बोर ने क्या कहा कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन revolve in a fixed circular path never gain or lose energy, never gain or lose energy। किससे खत्म कर दिया, मैक्सवेल ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी लूज करेगा और कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर सकता है, ये संभावना बनी थी रदरफोर्ड मॉडल में। इन्होंने क्या कह दिया कि भाई जब एक इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो वो ना तो एनर्जी गेन करता है ना ही एनर्जी लूज करता है। तो जब एनर्जी गेन और लूज नहीं करता तो फिक्स एनर्जी रहेगी और वो अपने सर्कुलर पाथ में रहेगा। इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्या एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम स्टेबल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमते हुए उनकी एनर्जी ना लूज हो रही है ना ही क्या हो रही है, गेन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से बात आई, इतनी बातें बोली इन्होंने। अब इनसे इनकी जो नील बोर की थ्योरी थी उससे काफ़ी सारे हमें फॉर्मूलाज मिले। जैसे नील बोर की थ्योरी से हमें क्या कुछ मिला, देखो नील बोर की जो थ्योरी है उससे हमने इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। हमें इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होती है, जो सर्कुलर पाथ है, हम शेल्स कहें, हमें रेडियस के बारे में जानकारी मिलती है, और हमें वेलोसिटी के बारे में जानकारी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, और हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानकारी मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानकारी मिलती है, और टोटल एनर्जी के बारे में जानकारी मिलती है। ये सारी जानकारी मिलती है हमें नील बोर से। अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे रेडियस, कैलकुलेट करेंगे कि कैसे रेडियस जो होती है वो कैलकुलेट की जाती है, कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है, कैसे काइनेटिक एनर्जी, कैसे पोटेंशियल एनर्जी, कैसे टोटल एनर्जी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रेडियस। अच्छा, अब क्या बात करते हैं कि हमने बात की थी रेडियस कैलकुलेट करने से पहले एक फॉर्मूला आपको मैं बताता हूं कि हमने बात की थी रदरफोर्ड मॉडल के अंदर
कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्म में यूज कर लेता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्म में यूज कर लेता है और रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के अंदर, इस एटम की कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। अब किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि ये दो चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। मान लीजिए इस पे चार्ज जो है वो q1 है, इस पे चार्ज जो है वो q2 है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है वो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r²। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इसका मास m है, ठीक है, और ये क्या है आपका प्रोटॉन, न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन है। Q1 Q2 क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव है, एक आपका पॉजिटिव क्या है, न्यूक्लियस है, नेगेटिव क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखूँ इसके लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ठीक है। Q1 पहला चार्ज क्या था, मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने E लिख दिया। अब Q2 यानी कि सेकंड चार्ज क्या है हमारा, सेकंड चार्ज है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में होते क्या है, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। तो चार्ज तो E है, लेकिन इसमें प्रोटॉन है कितने, बाहर तो इस जो हमारी शेल हमने बनाई है इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। लेकिन इस प्रोटॉन में चार्ज कितने होंगे, अगर आपको बताया था कल लास्ट क्लास के अंदर, तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जिसका जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो हमारे पास हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे तो देखो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, जेड ई है। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो हम यहाँ पे Q1 तो हमारा क्या आ गया, E आ गया, और Q2 क्या होगा, जेड ई डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है, r²। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन ZE² बाय r², ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारा जो Fc होता है mv बाय r², यानी कि m मास v वेलोसिटी r²। तो अब इन दोनों को बराबर रखते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन ZE² बाय r² इक्वल्स टू mv बाय r²। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया दूसरा। अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या, रेडियस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों फॉर्मूलाज का हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे इन दोनों फॉर्मूले का, देखते हैं। तो यहाँ पे इसको इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए पहली इक्वेशन की हम स्क्वायर कर देंगे और दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो पहली इक्वेशन के स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m² v² r² इक्वल्स टू n² h² 4 π²। अब इससे डिवाइड करते हैं सेकंड इक्वेशन को, m v² बाय r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ZE² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, इसको इस तरीके से मूव कर लेते हैं, mv² r²। अब ये r ऊपर चला जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे r/mv² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n² h² 4 π²। अब ये जो 4 एप्सिलॉन वाला है पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² डिवाइड बाय ZE²। तो इसको काट दो, m से m कट गया, v² से v² कट गया, यहाँ से 4 से 4 पाई से पाई कट गया, यहाँ पे r² से r² कट हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, देखो m, यहाँ पे रह गया r, इधर क्या रहा हमारे पास n² h² एप्सिलॉन नॉट पाई ZE²। तो हमारे पास r क्या आ गया, n² h² एप्सिलॉन नॉट m पाई ZE²। ये हमारे पास रेडियस आ गया। तो इस रेडियस में ध्यान दो, n तो क्या होता है, शेल नंबर 1 2 3 4, ये वेरी करेगा। h क्या होता है, h होता है प्लांक कांस्टेंट, h इक्वल्स टू क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट ये फिक्स होता है, कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड।
एप्सिलॉन भी क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, ये भी फिक्स होता है। एम क्या होता है, मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स होता है। पाई क्या है, 3.14, ये भी फिक्स है। जेड क्या है हमारे पास, जेड होता है एटॉमिक नंबर, ये वेरी करेगा। और ई स्क्वायर यानी कि चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, ये भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो आर को क्या लिख सकते हैं, जो चीज़ फिक्स है, सारी कांस्टेंट है, वो एक तरफ लिख लेते हैं। एच स्क्वायर फिक्स है, एप्सिलॉन फिक्स है, एम फिक्स है, पाई फिक्स है, ई स्क्वायर फिक्स है। और इनटू में क्या लगा हमारे पास, एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड। तो देखो इन सब कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये आती है 5.29 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में आती है। एंगस्ट्रम आपको पता है जो डिस्टेंस की एक यूनिट होती है, 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें किसी भी nth ऑर्बिट की nth शेल की रेडियस निकालनी है बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, तो कितना आएगा 5.29 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल, जेड क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। तो देखो अभी इस पे हम क्वेश्चन करके देखते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं, इसको पढ़ा रहने देते हैं एक बार। तो हमारे पास ये जो आर का फॉर्मूला आया है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। आर हमारे पास क्या आया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन एम पाई जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आर का फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट आपको ये याद रखना है, ये आपको याद करने हैं फॉर्मूले, 5.29 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। अब इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि और अच्छी क्लियरिटी आए। जैसे हमें दे दिया कि हाइड्रोजन एटम के लिए क्या निकालना है, फॉर हाइड्रोजन एटम calculate the radius for सिक्स्थ ऑर्बिट। तो n इक्वल्स टू क्या दे दिया, 6 दे दिया। हाइड्रोजन एटम है, z इक्वल्स टू क्या दे दिया, 1 दे दिया। Rn का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 5.29 एंगस्ट्रम, 5.29 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम। तो Rn हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.29 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1। तो Rn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5.29 इंटू 36 एंगस्ट्रम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर दे दो फॉर नॉट हाइड्रोजन एटम, हमें दे दे हीलियम आयन, He+ आयन के लिए कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे जेड He के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिक्स्थ शेल या मान लीजिए फिफ्थ शेल कर दिया कि हमें क्या कहा, हीलियम आयन के लिए फिफ्थ शेल के लिए जो ऑर्बिट की रेडियस है वो कैलकुलेट कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन की रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस है वो कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे एन की स्क्वायर कितनी आएगी, 5, जेड कितना आ गया, अब हीलियम एटम हो गया तो जेड एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25/2, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट करनी है। तो आपको डेराइव करके जरूर मैंने दिखाया है जो पूरा फॉर्मूला है, लेकिन हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन याद नहीं करना। डेरिवेशन हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें सिर्फ जो फाइनल रिजल्ट था Rn की, अगर किसी भी nth ऑर्बिटल के लिए, ऑर्बिट के लिए हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, तो वो हमारी कितनी होगी, 5.29 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम होगी। ठीक है, ये हमने क्या निकाल ली, रेडियस निकाल ली। अब अगर हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। नेक्स्ट जो हमारी कैलकुलेशन है वो किसकी कैलकुलेशन है, वेलोसिटी की कैलकुलेशन है। तो देखो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने देखा था mvr बराबर क्या होता है, nh/2π। तो r की वैल्यू तो हमारे पास आएगी mv, r की वैल्यू ये रही, r की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन पाई जेड स्क्वायर क्या है हमारे पास, इक्वल्स टू nh/2π, nh/2π। जो कट रहा है वो काट दें, n से n कट गया, h से h कट गया। ठीक है, ये z है यहाँ पे। तो हमारे पास अभी क्या आया यहाँ से, हमारे पास यहाँ से क्या आया, mv nh एप्सिलॉन पाई जेड ई स्क्वायर 1/2π। तो v निकालना है हमें, v बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई जेड ई स्क्वायर 2π इंटू m n h एप्सिलॉन, पाई से पाई कट हो गया। तो v बराबर क्या आया हमारे पास, z
ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 लिखूँ मैं n इंटू 2 m n h एप्सिलॉन। तो वही देखो, इसमें z और n जो है वो वेरिएबल है, बाकी सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, z बाई n। अगर इन कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दूं मैं, तो कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं तो आता है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो vn, तो क्या आएगा, z बाई n इंटू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। तो आपको रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, वैसे ही v का फॉर्मूला याद रखना है। अगर वेलोसिटी की बात करूं तो हमारा जो फुल फॉर्मूला था वो क्या था, z ई स्क्वायर बाय, हमारे पास था z ई स्क्वायर 2m n h एप्सिलॉन। अब इस पे वेलोसिटी पे देखो कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं एक दो। वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए हमें कह दिया कि हाइड्रोजन एटम है, फॉर हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, इन थर्ड ऑर्बिट या थर्ड शेल। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हाइड्रोजन एटम है, z की वैल्यू कितनी आ गई, तो वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी क्या थी, 2.18 इंटू 10⁶ z बाय n मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, vn इक्वल्स टू 2.18 10⁶, z क्या है 1, n क्या है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। नेक्स्ट जो थी हमारी वो क्या था, एनर्जी निकालनी थी। तो एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे उससे हम पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ m v स्क्वायर। तो v की वैल्यू हमारे पास है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, हाफ m, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, z ई स्क्वायर बाय 2m n h एप्सिलॉन स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ m z स्क्वायर ई स्क्वायर बटे 4 m स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन। तो काइनेटिक एनर्जी देखो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 8 हो गया, 1/2 है ना, ये 1/2 है, m से m कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आया, z स्क्वायर ई स्क्वायर 8m n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन। वही e भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारे पास क्या, z स्क्वायर बटे n स्क्वायर। इन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 13.6। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी जो आएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर इससे हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो PE पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट। ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना है, इसको एनर्जी बोले या टोटल एनर्जी बोले। तो इस पूरे चैप्टर में हमें 3 फॉर्मूले, बोहर एटम से बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, कंपटीशन में IIT JEE नीट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रेडियस पे, वेलोसिटी पे और एनर्जी पे। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं।
तो रेडियस का फॉर्मूला भी आपको बता दिया, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बता दिया और टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला बता दिया। अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं टोटल एनर्जी पे, देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने कह दिया कि फॉर हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड शेल यानी कि n इक्वल्स टू 3, हाइड्रोजन एटम z इक्वल्स टू 1। एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी के लिए E का फॉर्मूला क्या हो गया, -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -13.6 Z² कितना है हमारे पास 1, n² कितना है 3, 9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो जब एनर्जी कैलकुलेट की तो हमें एक चीज़ मिली, हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट मिला। देखो क्या रिजल्ट मिला इंटरेस्टिंग सा, वो कि जब मैंने पहले, ये मेरा न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, कि जब मैंने इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट शेल में कैलकुलेशन की, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन एटम के लिए, कि फर्स्ट शेल में जब मैंने एनर्जी कैलकुलेट की तो वो आई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोल्व करके देख लेना चाहिए, फॉर्मूले से यही आएगी। सेकंड शेल के लिए बात की तो आया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड शेल के लिए बात की तो आया -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ शेल के लिए बात की तो आया 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिक्स एनर्जी शेल, यानी कि इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी इतनी ही होगी, इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी इतनी ही होगी, और इस शेल में इलेक्ट्रॉन जो होगा, एक्चुअली ये ऑर्बिट्स की एनर्जी है। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता रहे हैं वो एक्चुअल में है किसकी एनर्जी, ऑर्बिट्स की एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो उसकी एनर्जी इस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। अगर कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी है हमारे पास -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ध्यान देना पहला एनर्जी सेल हमारा किस ऑर्बिट में है, -13.6, उसके बाद किस में है, -3.4। इनके बीच का कोई भी एनर्जी लेवल प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो कहीं स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे मान लीजिए एक के पास -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब उसको आपने क्या दिया, +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी। मान लीजिए उसकी एनर्जी कितनी थी, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। कोई इलेक्ट्रॉन था वो पहले ऑर्बिट में था तो उसकी ऑब्वियसली एनर्जी इतनी होगी। आपने क्या किया, उसको थोड़ी सी एनर्जी दी, मान लीजिए आपने एनर्जी दे दी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा सॉरी -8.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान दो कहीं भी -8.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा हमें एनर्जी स्टेट में। दैट मीन्स ये एनर्जी है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करेगा। हमने क्या कहा था, फिक्स एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो फिक्स एनर्जी लेवल का मतलब आपको फिक्स उतनी ही अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आपको उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है। तो अभी देखो इस ऑर्बिट में अगर हमें रिवॉल्व कराना है तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी एनर्जी रहेगी, वो घूमता रहेगा। अगर आपने बाहर से उसको और एनर्जी दी तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन कब करेगा, जब उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लीजिए 3.6 था, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अब आप उसको एनर्जी दे रहे हो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दे रहे हो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल कितनी एनर्जी गेन कर सकता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी वो कहाँ जाएगा, इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिट में जाएगा, और इससे कम एनर्जी वो गेन नहीं करेगा। तो ध्यान देना, बोहर ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट दिया, एक बड़े अच्छी डिस्कवरी की, क्वांटाइजेशन की। ये बोहर की क्वांटाइजेशन का मतलब फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, कि इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिट में अगर वो कर रहा है, क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वो ना एनर्जी गेन करेगा ना एनर्जी लूज करेगा। बट अगर उसको अपना ऑर्बिट चेंज करना है या फिर आप उसको एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो तो वो एनर्जी लेके कहाँ जा सकता है, अपने हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है। या फिर कोई हायर एनर्जी स्टेट में है, वो अगर अपनी एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, तो वो कहाँ आ सकता है, लोअर एनर्जी स्टेट में आ सकता है। बट ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा वो क्या होनी चाहिए, फिक्स क्वांटाइज्ड होनी चाहिए।
यानी कि अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को हायर स्टेट में, यानी कि ये तो हमारा के शेल है, ये एल शेल, ये एम और एन, तो के शेल वाले को अगर एल शेल में जाना है तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। उससे कम पे वो गेन ही नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। समझ रहे हो? मान लीजिए क्लास में आपको कह दिया जाए, आपको अगर 6 जैसे आपके पासिंग मार्क्स हैं कि आपको 11th से 12th में जाना है, तो आपके पासिंग मार्क्स मान लीजिए रख दिए 60%, कि 60% से ऊपर वाला जो है अगर 60 से 70 लाता है तो हम उसको 12th में कर देंगे। लेकिन 70 से 80, यानी कि 70 लाने वाले को तो किस में कर देंगे, 12th में। लेकिन अगर कोई 80 ले आता है ना तो हम उसको कहाँ कर देंगे, हम उसको कॉलेज में भेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल सुनिए, तो आप क्या ले आए, 70 ले आए, 70 ले आए तो आप किस में आ जाएंगे, 12th में। लेकिन अगर कोई 65, 70 के बाद में 75 ले आता है तो कंडीशन क्या थी कि अगर कोई 80 ले आएगा तो उसको कॉलेज में प्रमोट कर देंगे। लेकिन आप ले आए कितने, 75, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कहीं और प्रमोट कर देंगे, आप उसी क्लास में रहेंगे जहां पर आप थे। समझे कि 60% पे क्या थे आप, 11th में। आपको कहा गया कि अगर आप 70% ले आएंगे तो आपको कहाँ प्रमोट कर देंगे, 12th में प्रमोट कर देंगे। लेकिन अगर कोई 80% ले आता है तो उसको कहाँ प्रमोट कर देंगे, हम कॉलेज में प्रमोट कर देंगे। तो आपके आ गए 75%, तो 70 भी नहीं 80 भी नहीं, तो इस नंबर का कोई मैटर नहीं रहता है। तो यानी कि अगर आप 70 है तो 12th में, 80 हो तो कॉलेज में। फिक्स क्वांटाइज कर दिया, फिक्स लेवल कर दिया। समझ में आया? बीच वाला कोई रोल नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास की बात करें, 11th के बाद क्या आएगी, 12th आएगी। बीच में 11.5, 11.6, 11.7 को क्लास होती है क्या, नहीं होती। तो ये क्या है, क्वांटाइजेशन है, फिक्स। 11th के बाद 12th ही। वैसे ही एनर्जी लेवल भी फिक्स है, -13.6 के बाद में कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि यहाँ या फिर यहाँ, बीच में कुछ नहीं, बीच में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता। अगर यहाँ से जंप करना है तो इतनी एनर्जी, और यहाँ से वापस आना है तो इतनी एनर्जी। इस तरीके से क्वांटाइजेशन के बारे में भी उन्होंने बताया। तो इतने क्या थे, ये क्या थे, ये बोहर के हमें पोस्टुलेट थे, जहाँ से बोहर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो एक तो इन्होंने देखो सॉल्व कर ही दिया प्रॉब्लम, क्या रदरफोर्ड ने जो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था वो उसका ड्रॉबैक था। एक रदरफोर्ड का ड्रॉबैक और भी था, आपको याद हो तो, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड, कि जैसे मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या था। तो लाइन स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कोई गैस है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, इस चैम्बर में आपने हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं मान लीजिए, और यहाँ पे आपने क्या डाल दी, वाइट लाइट डाली, वाइट लाइट। तो यहाँ पे क्या मिलता है, हमें विबग्योर मिलना चाहिए। अगर आपने प्रिज्म वाला छोटी क्लासेस में पढ़ा हो तो व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो उसमें 7 अलग अलग लाइट डिफ्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी गैस में से पास करवाते हैं तो मान लो आपको फिक्स जो लाइंस होती हैं वो गायब दिखती है। मान लीजिए विबग्योर में से यहाँ पर कोई येलो दिख गई, रेड दिख गई, लेकिन वॉयलेट क्या हो गई, गायब हो गई। ब्लू दिख गई, येलो दिख गई, लेकिन वॉयलेट क्या हो गई, गायब हो गई। रेड भी गायब हो गई। तो फिक्स कुछ लाइनें हमें नहीं दिखाई देती, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, या हम इसे कहते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इसकी एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने नहीं की थी, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन किसने की थी, इसकी एक्सप्लेनेशन की बोहर ने। बोहर ने क्या बताया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ये एटम है आपका हाइड्रोजन का, आपने व्हाइट लाइट दी तो व्हाइट लाइट में अलग अलग 7 लाइट्स हैं। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, पहले शेल में था, इसने क्या किया, इसको जो एनर्जी आप लाइट दे रहे हो उसके अंदर मान लीजिए रेड लाइट की जो एनर्जी है वो उसके लिए सूटेबल है नेक्स्ट क्लास में जंप करने के लिए, नेक्स्ट सेल में जंप करने के लिए। तो वो ये क्या करेगा, ये एटम आपकी रेड लाइट वाली एनर्जी जो है क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा और कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, हायर शेल में चला जाएगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, रेड वाली तो एब्जॉर्ब कर ली। जब रेड वाली एब्जॉर्ब कर ली तो यहाँ पे आपको रेड लाइन शो नहीं होगी, रेड कलर शो नहीं होगा, क्योंकि रेड कलर तो किसने एब्जॉर्ब कर लिया, इस एटम ने। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन हो जो वॉयलेट कलर की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले और हायर स्टेट में चला जाए। तो यहाँ पे इसने क्या किया, वॉयलेट की एनर्जी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो यहाँ से वॉयलेट कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या एक्सप्लेन कर दिया, लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन कर दिया। तो बोहर जो थे उनका बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कि योगदान था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, बहुत कुछ इन्होंने बताया। अभी ये स्पेक्ट्रम जो हम पूरा अच्छे से और पढ़ेंगे, एक पूरी लेक्चर लगेगा, पूरी क्लास स्पेक्ट्रम पे लगेगी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आज हमने किसकी बात की है, सिर्फ बोहर मॉडल की बात की है कि बोहर ने क्या क्या हमें बताया। तो बोहर ने देखो क्या क्या बातें बताई, फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं। फिक्स्ड एनर्जी जो उनकी क्वांटाइज्ड होती है वो किसके बराबर होती है, mvr = nh/2π, यानी कि वही ऑर्बिटल
एग्जिस्ट करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mvr इक्वल टू nh/2π। n क्या था, शेल नंबर 1 2 3 4 5 ठीक है, पहले इन्होंने ये बताया। सेकंड उन्होंने क्या बताया, सेकंड बात की, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वो किसी एक ऑर्बिट में वो ना एनर्जी गेन करते हैं ना ही एनर्जी लूज करते हैं। बट अगर वो क्या करते हैं, हायर स्टेट में जाते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और हायर स्टेट से अगर लोअर स्टेट में आते हैं, हायर ऑर्बिट से लोअर शेल में आते हैं, तो वो एनर्जी क्या करेंगे, एमिट करेंगे। लेकिन जो एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट करनी है वो फिक्स एनर्जी होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। वो हमने फॉर्मूला देखा, En इक्वल्स टू -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी फिक्स एनर्जी, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, इतनी एनर्जी रिलीज करेंगे अगर वो हायर और लोअर ऑर्डर में जाना चाहते हैं। फिर बोर से हमने क्या देखा, बोर से हमने रेडियस कैलकुलेट करनी सीखी ऑर्बिट की, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की और एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हमने कैलकुलेट करनी सीखी। ये सारी चीज़ें हमने किससे सीखी, बोर एटॉमिक मॉडल से सीखी है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये आपको मैटर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।